मैंने एक लड़की को जुए में जीता था। उसका बाप उसे मेरे हवाले कर गया था। वो लड़की अब पर्दे में थी और पर्दादार थी। वो मुसलसल रोती जा रही थी। मैं उसे अपने घर ले आया, मगर न जाने क्यों जब जब मैं इस लड़की के करीब जाना चाहता था, कोई अंदरूनी आवाज़ मुझे रोकती थी। मगर मुझे उसकी आंखों को देखकर ये अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे देखना चाहता था। जैसे ही मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसके करीब बढ़ा तो वो लड़की बहुत रो रही थी। इसकी हचकियां बंद नहीं हो रही थीं। रोते रोते वो एक कुर्सी पर बैठ गई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो वो लर्ज कर पीछे हटी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। तुम ऐसा करो कि चुपचाप गाड़ी में मेरे साथ बैठो। तुम यकीन रखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। खामोशी से मेरे साथ चलो। ये मत भूलो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें जुए में हारा है और तुम अब मेरी मुल्कियत हो। तुम्हें अब मेरा सारा कहना मानना पड़ेगा। मेरी इस बात पर वो एक बार फिर से फूट फूट कर रो दी। ऐसा किया था जो उसे रला रहा था। ये आजिज़ भी तो कम नहीं थी कि उसे उसके बाप ने जुए में हार दिया था। मगर मुझे तो उसकी आंखें कुछ और ही बयान करती नजर आ रही थीं। जब वो कुछ देर यूं ही रोती रही और कुछ न बोली तो मैंने उसे कहा कि उठो और गाड़ी में चलो। मेरी पैरवी करते हुए गाड़ी तक आई। वो आकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसे अपने घर तक ले आया। मेरा घर बहुत बड़ा था, बहुत आलीशान था। मेरे घर में नौकर चाकर मौजूद थे, मगर वो ये सब कुछ देख कर बिल्कुल भी हैरान न हुई थी। वो खाली आंखों से देख रही थी। उसने अभी तक नकाब नहीं उतारा था। मैं यही सोच रहा था कि ये बेटी इतनी परहेजगार, इतनी पर्दे वाली और इतनी बाकिरदार कि अपनी आंखें तक नहीं उठा पा रही। उसने अभी तक मुझे आंख उठाकर नहीं देखा था। शक्ल से काफी खूबसूरत लग रही थी। इसके हाथ भी नाजुक थे और उसकी आंखें भी। इसके हाथ काफी नर्म और मुलायम लग रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो बहुत खूबसूरत हो। मुझे एक पल के लिए उसे देखने की चाह हुई, मगर मैंने हिम्मत नहीं की कि मैं उसका नकाब उतार सकूं। वो मुकम्मल तौर पर नकाब में थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मेरी एक मुलाजिमा भागती हुई मेरे पास आई। इससे पहले भी कुछ लड़कियां मेरे पास आकर रह चुकी थीं और उनके लिए मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी कीमतें अदा की थीं। मैंने बहुत कुछ खोया था, मगर इस बार मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। वो औरत मेरे साथ आई। मैंने उसे इशारा किया कि उसे कमरे में ले जाऊं। वो उसे कमरे में ले गई। वो पर्दादार औरत थी और बग़ैर इजाज़त और बग़ैर दस्तक के मैं उसके कमरे में नहीं जा सकता था। मैंने अपनी मुलाजमा से कहा, एक टरे में खाना और पानी लेकर उसके लिए ले जाओ, और मैं कुछ कपड़े लाया हूँ, ये कपड़े भी उसे दे दो। उसके पास कोई कपड़े भी नहीं हैं पहनने के लिए। जो कपड़े मैं बाजार से लाया था वो भी मैंने मुलाजमा के हाथ पर रख दिए। मुलाजमा मेरे हुक्म की पैरवी करते हुए कमरे में जाने लगी। जब वो वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि वो क्या कहती है, खाना खा रही है या नहीं, तो मुलाजमा कहने लगी, नहीं, उन्होंने अभी तक नकाब नहीं उतारा और वो बहुत रोए जा रही है। न कोई बात कर रही है, न खा रही है, न पी रही है, बस रोए ही जा रही है। ये सुनकर मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम जाओ और किचन में रात के खाने का बंदोबस्त करो, मैं उसे देखता हूँ। मेरी बात सुनकर मुलाजिमा सर झुकाते हुए बाहर चली गई। मुलाजिमा बाहर गई तो मैं उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। इससे पहले कि मैं कमरे के अंदर दाखिल होता, मुझे ख्याल आ गया, वो तो पर्दा में थी और उसका पर्दा है, तो मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। दूसरी दस्तक पर उसने आवाज़ दी और फिर मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला था। मैं जैसे ही दरवाजे को धकेल कर अंदर गया,
वो बेड पर बैठी थी, रो रही थी, शकस्त खुर्दा थी और उसके कुंधे झुके हुए थे, अभी तक नकाब में थी। मैं उससे कुछ फासले पर ही एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने भी अभी तक आंख उठाकर मुझे नहीं देखा था। मैंने उसे कहा, तुम रो क्यों रही हो? देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हारा बाप मेरे हाथों तुम्हें जुए में हार चुका था और मैं तो जुए में हारी हुई तमाम लड़कियों को इसी तरह कई बार घर लाया हूं और उन्हें फिर बेच दिया, मगर न जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरा दिल जरा मोम सा हो रहा है। तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा। तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहने लगी कि मेरे करीब मत आना, खुदा के लिए मेरे करीब मत आना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं खुद को मार डालूंगी। और बेसाख्ता बोल उठी थी। उसने पहली बार मेरी तरफ देखकर ये बात कही थी। इसकी आंखों में कोई दुख था जो मुझे अंदर तक झंझोड़ गया था। उसकी बातों में, उसके लहजे में कोई दर्द तो था जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, आराम से बैठो, पानी पियो। मगर वो पानी कैसे पीती? वो तो हिजाब में थी। मैं उसका पर्दा भी नहीं उतारने दे सकता था। फिर मैंने उसे कहा, अभी तुमसे बात करनी है, तुम मुझसे पर्दा न उतारो। मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद आई। आज तक किसी लड़की को मैंने यूं नहीं देखा। आज तक जो भी लड़की मेरे पास आई वो बगैर पर्दे की थी, यहां तक कि उसका दुपट्टा भी नहीं था। मगर तुम्हारा हिजाब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो वो मुझे कहने लगी कि क्या आपको मेरी बातों पर यकीन आएगा? मैंने उसे कहा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बात पर यकीन करूं। तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मुझे ज़रूर यकीन आ जाएगा। मेरी बात सुनकर वो कुछ लम्हे खामोश हुई, फिर कहने लगी। मैंने कहा, ले चली, मैं भी साथ चलती हूं। तो कहने लगे, बेटी तुमने कॉलेज जाने की तैयारी कर रखी है, तुम कॉलेज जाओ, इतना मसला नहीं है, बस सिर से खून बह रहा है तुम्हारी अम्मी को। जैसे ही होश आता है मैं उसे घर वापस ले आऊंगा। मैं बज़द थी कि मैं अम्मी के साथ जाऊंगी, मगर डॉक्टर मामो ने मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज भेज दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारी अम्मी इस वक्त होश में होती तो क्या वो तुम्हें उस तरह घर में छुट्टी करने देती? तुम्हारे इम्तिहानात के दिन चल रहे हैं, तुम खामोशी से कॉलेज जाओ। और वो हमारे घर के सब हालात से बाखबर थे। मैंने सिर झुका दिया और अपना बैग उठाते हुए अपने कॉलेज चली गई, मगर दिमाग मेरा अपने घर में ही उटका हुआ था। जब मैं 2 बजे के करीब घर पहुंची तो मेरे घर के सामने एक हुजूम लगा खड़ा था। मैं ये देखकर हैरान रह गई। इतने लोग मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे थे? मैं भागती हुई जब दरवाजे तक पहुंची तो मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे फौरन अम्मी का ख्याल आया। मैं लोगों के हुजूम को चीरती हुई अपने दरवाजे तक पहुंची और फिर जब घर की दहलीज पर कदम रखा मैंने देखा कि मेरी माँ का बेजान वजूद जख्म में ही पड़ा था और उन पर सफ़ेद चादर पड़ी थी। साथ ही डॉक्टर मामो खड़े थे। मेरा बाप भी साथ ही खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर कोई तासर मौजूद नहीं था। सब रो रहे थे और वो नशे की हालत में इधर उधर लड़खड़ा रहे थे। मैंने फौरन ही अपने बाप का गरीबान पकड़ लिया, मगर मेरे बाप ने मेरे हाथों से पकड़कर मुझे जोर से फेंका। मोहल्ले की एक औरत ने मुझे संभाल लिया और मेरा बाप भागकर बाहर चला गया। मोहल्ले की कुछ औरतें कुछ दिन तो मेरे पास रहें, फिर उसके बाद सब लोग अपने घरों को चले गए। हमें अपने हाल पर छोड़ दिया। वैसे भी अपनी हालत की अपने अलावा किसी और को क्या खबर होती है। वो डॉक्टर मामो हमारे घर पर आते, मुझसे हालचाल पूछ कर चले जाते। मेरा बाप मुझे डांट डपट कर अपने घर के सारे काम करवाता। कॉलेज जाती, वापस आती, घर के सारे काम करती। कुछ रोज तो मेरे फंड और मेरी माँ के जमा किए हुए पैसे मुकम्मल तौर पर चलते रहे। उसके बाद इम्तिहानात से फारिग होने के बाद मैं घर में बैठ गई।
कुछ रोज तो वो पैसे चले और गुजारा अच्छा होता रहा। उसके बाद जब घर में बिल्कुल फाकों की नौबत आई तो मैंने अपने बाप से कहा, तो मेरा बाप अब मुझे पेटने लगा था। कहने लगा, मेरे पास फूटी कूड़ी नहीं है, दफ हो जाओ। कहीं मेरी नजरों से ये कहते हुए उसने मुझे धुका दिया और घर से बाहर चला गया। अब हमेशा का यही मामूल बन गया था घर में। आता मुझसे खाना मांगता, मैं न देती तो मुझे मारकर चला जाता। मगर इन तमाम पड़ोसियों में एक डॉक्टर मामू थे जो मेरे खैर ख्वाह थे। मुझे लगता था वो मुझे अपनी सगी भांजियों की तरह समझते हैं। मगर मेरा ये वहम इस वक्त दौर हुआ जब वो हमारे घर पर आए। हमारे घर की कंडी खुली थी। वो हमारे घर के अंदर चले आए। हमेशा की तरह मेरा बाप भी घर पर नहीं था। अब तो मेरी माँ भी चल बसी। अब का रोज आना जाना था। मैंने उनसे कहा कि मामू, आज अबू ने मुझे बहुत मारा, मेरे कुंधे पर चोट आई है और मेरे कुंधे पर बहुत दर्द हो रहा है। कोई दवाई हो तो मुझे लाकर दें। कहने लगे, दवाई क्या करोगी तुम, खुद बखुद सेठ हो जाओगी। आज उनकी नज़रें कुछ और ही कह रही थीं। मुझसे कहने लगे कि मेरे करीब आओ। उनकी बात सुनकर मैं हक्का बका रह गई। वो क्या बात कर रहे थे? मैंने कहा, क्या मतलब? तो वो मेरे करीब आए और मेरा हाथ पकड़ लिया। आज उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। मैं ये देखकर खौफजदा हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं चीखने लगी तो उसने मेरे मना पर हाथ रख दिया और मुझ पर जबरदस्ती करने लगा। मैं रोने लगी, चीखने लगी, मगर मेरे मना पर वो हाथ रख चुके थे और मेरा मना बंद हो गया था। चीखों की आवाजें भी बाहर नहीं जा रही थीं। काफी कोशिश करने के बाद मैंने उसे धक्का दिया और बाहर निकल आई। मैंने बाहर आकर चीखना चलाना शुरू कर दिया। मैं घर से बाहर निकल पड़ी। हमसायों के कुछ लोग बाहर मौजूद थे। मुझे उस हालत में देखकर मेरे करीब आए। मैं हमेशा पर्दा में होती थी, मगर आज मैं बेपर्दा घर से बाहर निकल चुकी थी। वो लोग मेरे करीब आए और कहने लगे, क्या हुआ? मैंने रोते हुए उनसे कहा, डॉक्टर मामू मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। मेरी ये बात सुनकर वो सब लोग डॉक्टर पर टूट पड़े थे, मगर डॉक्टर कहने लगा, ऐसी बात नहीं। उसने तो मुझसे कहा था कि मेरी तबीयत खराब है। मैं उसका हाथ चेक करने आया था और ये खुद ही ऐसे मुझ पर कई बार डोरे डाल चुकी है। और ये अब जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने ये ड्रामा रचाना शुरू कर दिया। मोहल्ले के लोग ये बात सुनकर हैरानगी से कभी मुझे देखते और कभी डॉक्टर मामू को देखते। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपने किरदार पर ऐसी वाहियात बात मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मैं रोने लगी बेबसी से। मेरे सिर्फ आंसू ही बहने लगे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने लोगों में मेरे किरदार पर उंगली उठाई जा रही है। खैर, बात को रफा दफा करके डॉक्टर को अपने घर भेज दिया गया और मैं अपने घर आकर बहुत रोई। मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा था कि मेरी माँ मुझे मेरे बाप से और तमाम लोगों से क्यों छुपाकर रखती थी। वो जानती थी कि बेटियां जब बड़ी हो जाएं तो फिर उन पर जमीन तंग हो जाती है। मैं रो रही थी। मैंने घर की कंडी लगा ली। जब रात हुई, मेरा बाप दरवाजे पर आकर दरवाजा पीटने लगा। मैंने पूछा, कौन? तो मेरा बाप कहने लगा, तुम्हारा बाप हूं, दरवाजा खोलो। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और अपने बाप से कहने लगी, आप कहाँ थे? आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे? तो हमेशा की तरह उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगा कि बदअज़ात चली गई, न अपनी माँ पर लोगों से आंख मटके करती है।